ओके बच्चों, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड दिस लेक्चर इज अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स। ठीक है। आपके जो ग्लिसरोलिपिड्स हैं या फिर स्फिंजोलिपिड्स हैं वो डिग्रेड किस तरह से होते हैं, उनकी असेंबली, उनकी बायोसिंथेसिस तो हमने देख ली कि किस पोजीशन पे कहाँ कहाँ कौन सा ग्रुप अटैच होता है और वो किस तरह से आपके जो है वो ग्लिसरोलिपिड्स और स्फिंजोलिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ ग्लिसरोलिपिड्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि डिग्रेडेशन क्यों होगी। सो डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज कि हमारे सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का एक खास लाइफ स्पैन होता है जिसे हम कहते हैं उनका टर्नओवर पीरियड। यानी मोस्ट ऑफ द सेल्स दे कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड एंड रीप्लेस विद द न्यू सेल्स। और अगर कोई न्यू सेल बनेगा तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि उसकी सारी मशीनरी, उसके अराउंड जितनी मेम्ब्रेन्स थी वो सारी दोबारा से असेंबल होंगी। सो ओल्ड सेल्स की डिग्रेडेशन के दौरान वहां पे प्रेजेंट जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो पूरी तरह से डिग्रेड होंगे, उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, उनकी ब्रेकडाउन होगी। और जब न्यू सेल्स बनेंगे तो उस दौरान न्यू लिपिड्स मेम्ब्रेन जो है वो उनको रीसिंथेसाइज करेंगे। सो ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेन लिपिड्स, पर्टिकुलरली ग्लिसरोलिपिड्स एंड स्फिंजोलिपिड्स को डिग्रेड कर सकते हैं। ये एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज लाइसोसोम हमें पता है कि ये वो ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल के डिग्रेडेड वॉर्न आउट मटेरियल्स या इवन पूरे सेल को भी जो है वो डिग्रेड करके उसको पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। और ये तभी कोई भी ऑर्गेनेली लाइसोसोम तक तब जाती है जब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है। देन एंजाइम्स जो लाइसोसोम में प्रेजेंट है वो उसको पूरी तरह से डिग्रेड करेंगे and the new organelle will be replaced by the new cells. अब डिग्रेडेशन ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, आपके पास जो है डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो कंप्लीट एक आपके पास स्ट्रक्चर था, कंप्लीट एक असेंबली थी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की, जिसमें ग्लिसरोल के फर्स्ट कार्बन के ऊपर, अब पूरे ग्लिसरोल के ऊपर जो जो ग्रुप अटैच हुआ है उसे मैं डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है। एक ये ग्रुप आपने देखा ग्लिसरोल के ऊपर, उसके बाद आपने यहाँ पे एक ग्रुप की अटैचमेंट देखी, दिस वन। ठीक है। देन आपने इस पोजीशन के ऊपर एक ग्रुप अटैच होते हुए देखा, और फॉस्फेट के साथ आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोलिन मैं अटैच कर देती हूँ। तो ये एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है विच इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। इसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने का मतलब है कि आपको इस फॉरेन ग्रुप यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपको यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ से ये ग्रुप सेपरेट करना है और यहाँ से इस ग्रुप को सेपरेट करना है। यानी ग्लिसरोल के साथ जितने बाकी मॉइटीज अटैच हैं वो सारी आपको यहाँ से डिग्रेड करनी है, तभी आपके पास ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिग्रेड होगा जिसमें ग्लिसरोल सेपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपके पास फिर स्ट्रक्चर आएगा जिसमें ग्लिसरोल सेपरेट है, ये फैटी एसिड सेपरेट है, दिस फैटी एसिड इज सेपरेट, कोलिन अलग है, जस्ट लाइक दिस। फॉस्फेट ग्रुप आपके पास अलग हो चुका है। यानी पूरी तरह से आपके जितने ग्रुप्स पहले असेंबल होके उन्होंने ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, अब आपको सारे जो है वो यहाँ पे आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं, ग्लिसरोल, फैटी एसिड, कोलिन एंड फॉस्फेट। द क्वेश्चन इज कि वो कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इन स्पेसिफिक बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके पास कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे जो कि इन पोजीशंस पे लगे हुए ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। सो यस, वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल
वो एंजाइम जो कि ग्लिसरॉल के कार्बन 1 के ऊपर अटैच फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करता है उसे कहा जाता है फॉस्फोलाइपेज A1। ठीक है। जब फॉस्फोलाइपेज A1 किसी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के ऊपर अटैक करता है, पहले मैं एंजाइम्स बता देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगी। वो एंजाइम जो कि किसी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के कार्बन में ग्लिसरॉल के कार्बन 1 के ऊपर अटैच फैटी एसिड को रिमूव करवाता है उसे कहा जाता है फॉस्फोलाइपेज। बिकॉज ये एंजाइम फॉस्फोलिपिड को टारगेट कर रहा है ना, उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज कर रहा है, सो दिस इज फॉस्फोलाइपेज। एंड A1 इंडिकेट कर रहा है कि ग्लिसरॉल के कार्बन 1 के ऊपर से इसने फॉस्फेट ग्रुप को, सॉरी फैटी एसिड ग्रुप को रिमूव कराना है, सो दिस इज फॉस्फोलाइपेज A1। इफ वी हैव एन एंजाइम जो कि ग्लिसरॉल की सेकेंड कार्बन से फैटी एसिड को रिमूव करे तो दिस इज फॉस्फोलाइपेज A2। वो एंजाइम जो कि ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 3 पे लगे ग्रुप को रिमूव कराता है दिस इज फॉस्फोलाइपेज C। और वो एंजाइम जो कि हेड ग्रुप को रिमूव कराता है, हेड ग्रुप को टारगेट करता है, दिस इज फॉस्फोलाइपेज D। ये 4 तरह के एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं इन 4 एक्सटर्नल ग्रुप्स को रिमूव कराने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि अगर एट अ टाइम इनमें से कोई एक एंजाइम एक्ट करता है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जैसे कि इस केस में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, फॉस्फोलाइपेज A1, फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज C एंड फॉस्फोलाइपेज D। और इनकी क्लीवेज साइट भी आपने नोट कर ली कि फॉस्फोलाइपेज A1 विल अटैक ऑन द ईस्टर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एट कार्बन नंबर 1। फॉस्फोलाइपेज 2 ईस्टर लिंकेज एट कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लिसरॉल को टारगेट करेगा। फॉस्फोलाइपेज C कार्बन 3 के ऊपर, और फॉस्फोलाइपेज D हेड ग्रुप और फॉस्फेट के दरमियान लिंकेज को टारगेट करेगा। नाउ अगर हम किसी फॉस्फोलिपिड को सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलाइपेज A1 के साथ ट्रीट कराते हैं, बच्चों ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समटाइम्स आप लोगों को एंजाइम्स के क्लीवेज साइट का तो पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि जब एक अकेला एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है। व्हेन फॉस्फोलाइपेज A1 अलोन किसी फैटी एसिड के ऊपर अटैक करता है, फॉर एग्जांपल दिस इज फॉस्फोलिपिड, सॉरी किसी फॉस्फोलिपिड के ऊपर अटैक करता है, सो दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, सो देयर इज ओनली वन टारगेट साइट for this phospholipase A1 which is present on this phospholipid, and this target site is this carbon number 1। सो डेफिनेटली अपनी टारगेट साइट को ये अटैक करेगा और वहां से फैटी एसिड को रिमूव करेगा। ठीक है। इन डायग्राम में आई थिंक फॉस्फोलाइपेज A2 का रिएक्शन दिखाया गया है, तो मैं फॉस्फोलाइपेज A1 का यहाँ पे आपको बना के बता देती हूँ बिकॉज दिस डायग्राम इज फॉर फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है। Whenever you have a phospholipase A1 and you have a phospholipid, for example this is a specific phospholipid, फॉस्फेटिडाइलकोलिन की ही एग्जांपल लेते हैं, R2, and here we have phosphate, and attached to this phosphate there is a base choline। So what will happen कि जब आप इस फॉस्फोलिपिड को ट्रीट कराते हो विद फॉस्फोलाइपेज A1 के साथ, तो बिकॉज दिस एंजाइम हैज अ स्पेसिफिसिटी फॉर दिस साइट ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, सो डेफिनेटली ये इसको क्लीव करेगा और इस ग्रुप को यहाँ से सेपरेट कर देगा। इसके अलावा पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज फॉस्फोलाइपेज A1 कैन नॉट अटैक एनी अदर कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। जो प्रोडक्ट आपके पास आएगी उस प्रोडक्ट में ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर 1 से फैटी एसिड रिमूव हो चुका होगा, जबकि बाकी स्ट्रक्चर के अंदर देयर विल बी नो चेंज। यहाँ पे फॉस्फेट लगा रहेगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फॉस्फेट उसके साथ कोलिन उसी तरह से अटैच रहेगी।
ठीक है, सेकंड पोजीशन पे भी फैटी एसिड लगा रहेगा, बट फर्स्ट पोजीशन पे देयर विल बी OH, और इसके साथ आपका फैटी एसिड जो है वो रिलीज हो चुका होगा इस तरह। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास, अगर इसी स्ट्रक्चर में मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूं, तो आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉस्फोलाइपेज A1, जब आप इसको ट्रीट कराओगे विथ फॉस्फोलाइपेज A1 पूरे स्ट्रक्चर को, विदाउट ट्रीटिंग इट विद एनी अदर एंजाइम, आपने सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलाइपेज A1 को टारगेट किया, तो आफ्टर क्लीवेज आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। जस्ट अ मिनट। Yes. So after treating it with phospholipase A1, we will get this type of structure, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे we have the same fatty acid, and कार्बन नंबर 3 पे we have exactly the same groups phosphate and choline. Along with a fatty acid जो कि प्रीवियसली अटैच था इस स्ट्रक्चर के साथ, बट नाउ इट इज टोटली फ्री। सो इसकी जो हाइड्रोलेटिक प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट आई एम सेइंग, हाइड्रोलेटिक प्रोडक्ट्स, यानी हाइड्रोलिसिस के बाद जो फॉस्फोलाइपेज A1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उन प्रोडक्ट्स में वी हैव अ फैटी एसिड which was previously attached, saturated fatty acid which was previously attached at carbon number 1, and the remaining structure is called as lysophosphatidylcholine या लाइसोफॉस्फोलिपिड। लाइसो मीन टूटा फूटा, डिग्रेडेड, जिसमें सारे ग्रुप्स उस तरह से नहीं है, बट ये कुछ हद तक डिग्रेडेड है। ये सबको समझ आ गया? यस। ओके। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि यू हैव अ फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइलकोलिन, और आप उसको ट्रीट कराते हो विद फॉस्फोलाइपेज A1 के साथ, एंड देन द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ दिस एंजाइम इज ट्रीटेड विद फॉस्फोलाइपेज A2, तो इसका मतलब है कि इसी मिक्सचर के ऊपर, इस हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट के ऊपर आप क्या ऐड करने जा रहे हो? फॉस्फोलाइपेज A2। तो अब आपके पास रिएक्टेंट क्या होगा? रिएक्टेंट विल बी लाइसोफॉस्फोलिपिड, बिकॉज मैं उसी पिछले एंजाइम की हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट के ऊपर ट्रीट कराने जा रही हूँ दूसरे एंजाइम को। मैं फॉस्फेटिडाइलकोलिन को यूज नहीं कर रही, फिर से मैंने फॉस्फेटिडाइलकोलिन लिया, ठीक है, इस फॉस्फेटिडाइलकोलिन के अंदर मैंने फॉस्फोलाइपेज A1 डाला, उसको इंक्यूबेट किया, और कुछ टाइम के बाद मैंने उसी के अंदर फॉस्फोलाइपेज A2 डाल दिया। इट मींस के पहले फॉस्फोलाइपेज A1 ने फॉस्फेटिडाइलकोलिन जितना था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया लाइसोफॉस्फेटिडाइलकोलिन, यानी उसकी पहली पोजीशन से फैटी एसिड हटा दिया। And now when I am adding the second enzyme which is phospholipase A2, तो अब आपके पास इस प्रोडक्ट के ऊपर सेकेंड एंजाइम जब एक्ट करेगा, so what we will get, यहां से, because enzyme phospholipase A2 is specific to break ester linkage at carbon number 2, so what we will get again, a free fatty acid, and glycerol का second carbon will be free. So we will only have a phosphate and a nitrogenous base, sorry, oxygen, choline attached at carbon number 3 of glycerol. ठीक है? So again
we have a lysophosphatidylcholine, ठीक है, जिसमें आपके सेकंड कार्बन से भी फैटी एसिड रिमूव हो चुका है। और अब अगर इसी मिक्सचर के अंदर मैं फॉस्फोलाइपेज सी ऐड करती हूँ, सो नाउ दिस सी विल क्लीव दिस बॉन्ड। इसको एक बार देख लेते हैं। सेपरेटली भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आएगी, और अगर सिक्वेंशली एक के बाद मैं दूसरा एंजाइम ऐड कर रही हूँ तो भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरह से जाएगा। सो आफ्टर द ट्रीटमेंट विद फॉस्फोलाइपेज A2 मेरे पास जितना भी फॉस्फोलिपिड है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और सपोज मैं कहती हूँ कि मैं इसको ट्रीट कराती हूँ विद फॉस्फोलाइपेज डी के साथ, सी पे बाद में आते हैं, पहले मैं ट्रीट कराती हूँ इसे विद डी। सो फॉस्फोलाइपेज डी के साथ ट्रीट कराने से क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज डी फॉस्फेट और हेड ग्रुप के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो व्हेन आई विल ऐड फॉस्फोलाइपेज डी, तो जो प्रोडक्ट मेरे पास आएगी उसमें ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट होगा। सो दिस इज एक्चुअली ग्लिसरॉल 3-phosphate, and because this enzyme can break this bond, so choline separate हो जाएगा। ठीक है, choline पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा इस केस में। And when I will treat this glycerol 3-phosphate with phospholipase C, तो phospholipase C इस थर्ड पोजीशन से फॉस्फेट को हटा देगा, ग्लिसरॉल सेपरेट हो जाएगी और फॉस्फेट सेपरेट हो जाएगा। So, इस केस में फॉस्फोलाइपेज C इसके एक्शन के बाद ग्लिसरॉल विल बी टोटली फ्री, और जो आपके पास थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था ये फॉस्फेट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये जो 4 फॉस्फोलाइपेजेस हैं ये आपकी इन ग्रुप्स को सिक्वेंशली रिमूव कराते हैं। ये मैंने सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट बताया, जब पहले एक एंजाइम फिर उसी एंजाइम की प्रोडक्ट के ऊपर नेक्स्ट एंड देन सेकंड और थर्ड एंजाइम्स की प्रोडक्ट के ऊपर आपके नेक्स्ट एंजाइम्स एक्ट करेंगे। अब इस केस में अगर आप देखें तो फॉस्फोलाइपेज A2 का ट्रीटमेंट आपने कराया। अब ये इंडिविजुअली एक एक एंजाइम के बारे में हम देख रहे हैं, और डेफिनेटली आप लोगों ने अगर सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट देखा है तो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट भी आप लोगों के लिए इजी होगा कि अगर आप सिर्फ फॉस्फोलाइपेज A2 के साथ ट्रीट कराते हो तो ओनली द फैटी एसिड जो कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच था ये रिप्लेस होगा, ये ईस्टर बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, एंड यू विल गेट लाइसोफॉस्फोलिपिड। वो कोई सा भी फॉस्फोलिपिड हो सकता है, बिकॉज हियर वी डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ हेड ग्रुप। अगर वो कोलिन है तो हम इसे लाइसोफॉस्फेटिडाइल कोलिन कहते हैं, अगर इथेनोलामीन है तो लाइसोफॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन। ठीक है, बट फॉस्फोलाइपेज A2 के अटैक के बाद यू विल गेट अ लाइसोफॉस्फोलिपिड। सिमिलरली अगर आप फॉस्फोलाइपेज C के साथ ट्रीट कराते हो, सो इस केस में क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया सिक्वेंशियल ट्रीटमेंट के अंदर मैंने आपके फॉस्फोलाइपेज डी का ट्रीटमेंट पहले करवाया था और उसके बाद फॉस्फोलाइपेज सी का ट्रीटमेंट कराया था। बट अगर कंप्लीट फॉस्फोलिपिड को मैं ट्रीट कराती हूँ किसके साथ, फॉस्फोलाइपेज सी के साथ, तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, जब एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी इस पूरे फॉस्फोलिपिड के ऊपर अटैक करता है तो दिस इज द टारगेट साइट या टारगेट बॉन्ड जो कि इसने ब्रेक करवाना है, फॉस्फोलाइपेज सी। सो जो हाइड्रोलाइसेट आपके पास आएगा उसमें आपके पास प्रोडक्ट कौन सी होगी, बिकॉज ये बॉन्ड इस केस में ब्रेक हो रहा है, दिस वन कंप्लीट,
तो आपके पास ना सिर्फ फॉस्फेट बल्कि फॉस्फेट के साथ जो हेड ग्रुप अटैच है वो भी अलग हो जाएगा फ्रॉम द थर्ड पोजीशन ऑफ ग्लिसरॉल, बट फॉस्फेट और हेड ग्रुप के दरमियान बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। बिकॉज इस केस में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको फॉस्फोलाइपेज डी रिक्वायर्ड होता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो आपके पास फॉस्फोकोलिन और उसके बाद जो ग्लिसरॉल है उसका थर्ड कार्बन विल बी फ्री, जबकि फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे फैटी एसिड अटैच है। एंड वी ऑल नो कि इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 1,2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये आपके पास, एक मिनट बच्चों, सॉरी, जी बच्चों, ये समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, यस सो ये इसको एक बार देखते हैं बच्चों। क्लास के एंड पे मुझे याद कराएगा, आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर करना है मैंने। ठीक है, वो फिल करना है आप सबने। कोई असेसमेंट नहीं है, डरे नहीं। ओके, जनरल एक ओके क्वेश्चन है। सो फॉस्फोलाइपेज A2 का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फॉस्फोलाइपेज C में आपने याद रखना है कि जब अकेला फॉस्फोलाइपेज C एक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल की थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट और उसके साथ जो आपका हेड ग्रुप है वो रिमूव होता है। अब याद होगा आप लोगों को कि हमने ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड्स पढ़े थे, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि सम टाइम ये जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स हैं ये सेल के अंदर एक इंट्रासेलुलर सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम IP3 या इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट कहते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास, अभी ये आप लोग आगे कहीं पढ़ेंगे भी, कि सेल सिग्नलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम ये तो कहते हैं ना कि सेल की सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइगेंड को बाइंड करते हैं। इसी तरह से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलाइपेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ खास किस्म के हार्मोन्स हैं जैसे वेसोप्रेसिन है, जब ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो रिसेप्टर और लाइगेंड इंटरेक्शन के फौरन बाद आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ एंजाइम फॉस्फोलाइपेज C एक्टिव हो जाता है। और ये फॉस्फोलाइपेज C क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक खास किस्म का लिपिड है विच इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। सो जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा इट विल एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेज C which is also present in plasma membrane along with these lipids, but नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये एंजाइम इनएक्टिव है, लिपिड्स को कोई खतरा नहीं है, वो इंटैक्ट रहेंगे। बट जब फॉस्फोलाइपेज C रिसेप्टर और हार्मोन इंटरेक्शन के बाद एक्टिव होगा तो इट विल अटैक ऑन दिस बॉन्ड हेयर, जिसके बाद आपका इनोसिटोल अलग हो जाएगा और इस टाइम पे जो फॉस्फेट पहले ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन पे था वो इनोसिटोल की फर्स्ट पोजीशन पे लग जाएगा। सो वी विल गेट इनोसिटोल 1,4,5 ट्रिसफॉस्फेट। नॉर्मली ये लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन जब फॉस्फोलाइपेज C इसके ऊपर अटैक करेगी तो ये साइटोसोल में चला जाएगा और साइटोसोल में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के रिस्पॉन्स में मल्टीपल चेंजेस आते हैं। जैसे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम को स्टोर करता है वो कैल्शियम रिलीज करना शुरू कर देती है जब IP3 बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड वी ऑल नो कि कैल्शियम जो है वो मेम्ब्रेन पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो नर्व इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो IP3 की कंसेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी सेल के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट जो आपके एंजाइम्स हैं ये सेल सिग्नलिंग के लिए भी यूज होते हैं।
जरूरी नहीं कि सिर्फ ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड करेंगे, या जब सेल्स या वॉर्न आउट ऑर्गेनेलिस की डिग्रेडेशन होनी है तभी यूज होंगे, बल्कि ये नॉर्मल जो सिग्नल कम्युनिकेशन है उसमें भी यूज होते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? मैम ये रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट। ओके, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अराउंड जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, जिनकी मल्टीपल वेराइटीज हैं, स्फिंजोलिपिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स। अलोंग विथ फॉस्फोलिपिड्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलाइपेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, बट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये इनएक्टिवेटेड है। जब कोई खास किस्म का हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वो इन फॉस्फोलाइपेसेस में से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉस्फोलाइपेस को एक्टिव कर सकता है। वो फॉस्फोलाइपेस A2 भी हो सकता है, फॉस्फोलाइपेस C भी हो सकता है, फॉस्फोलाइपेस A1 भी हो सकता है। अगर तो हार्मोन और रिसेप्टर के इंटरेक्शन के रिस्पॉन्स में फॉस्फोलाइपेस C एक्टिवेट होगा तो ये कुछ खास किस्म के फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, उनको अटैक करता है और वहां पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिसके बाद आपके साइटोसोल के अंदर IP3 यानी इनोसिटोल 145 ट्रिसफॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज एन इंट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल। इसे मैं इंट्रासेलुलर सिग्नल इसलिए कह रही हूँ कि जब ये साइटोसोल में आता है तो उसके बाद कैल्शियम की कंसंट्रेशन साइटोसोल में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली सेल ने अपने कैल्शियम के रिजर्व्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर किए होते हैं, लेकिन जब IP3 की कंसंट्रेशन साइटोसोल में बढ़ती है तो कैल्शियम के गेट्स ओपन होते हैं, कैल्शियम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के साइटोसोल में आता है और मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करवा सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया? मैम यस मैम। ओके जी। मैम ये यानी एक वक्त में एक इंजाइम एक्टिव होगा जब ये इंटरेक्शन होंगी? हाँ जी, देर आर मेनी हार्मोन्स जो कि एक खास एंजाइम को ही अटैक करते हैं, जैसे वैसोप्रेसिन सिर्फ फॉस्फोलाइपेज C को ही एक्टिवेट करता है, उसके अलावा किसी और फॉस्फोलाइपेज को नहीं करता। ओके। ठीक है। देन द लास्ट एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज D, जो कि हेड ग्रुप और फॉस्फेट के दरमियान अटैक करता है। इस केस में फॉस्फेट रिमूव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्रुप रिमूव होता है? हेड ग्रुप। सो ये कंप्लीट 4 एंजाइम्स थे जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करने थे, जो कि नॉर्मली डिग्रेड करते हैं मेम्ब्रेन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द लिपिड्स आर स्फिंजोलिपिड्स। इनकी डिग्रेडेशन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है इसको एक बार देख लेते हैं। सो स्फिंजोलिपिड्स में आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, गैंग्लियोसाइड्स, ग्लोबोसाइड्स, सेरिब्रोसाइड्स। हम यहाँ पे मोस्टली बात करेंगे गैंग्लियोसाइड्स की, जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स और जो ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स का पैटर्न है वो अटैच होता है किसी भी उसके ऊपर, शुगर के ऊपर, सॉरी लिपिड के ऊपर। ठीक है। हेड ग्रुप में आप सिंपली कहते हैं कि जो आपका स्फिंजोसिन है, उस स्फिंजोसिन के कार्बन 1 के ऊपर जो हेड ग्रुप है, दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो तब आप उसे कहते हो कि दिस इज अ गैंग्लियोसाइड विच इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्फिंजोलिपिड। नाउ जस्ट लाइक द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, जिनको डिग्रेड करने के लिए लाइसोसोम में वी हैव 4 सेट ऑफ फॉस्फोलाइपेजेस A1, A2, C एंड D, इसी तरह से आपके ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का पैटर्न है जो कि गैंग्लियोसाइड्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी डिग्रेडेशन या यहाँ पे शुगर्स के रिमूवल के लिए हमारे पास सेपरेट एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम्स में प्रेजेंट है। और अगर इनमें से किसी एक एंजाइम में भी कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो आपके गैंग्लियोसाइड्स डिग्रेड नहीं हो सकते, सेल्स उनको डिग्रेड नहीं कर सकता, तब वो लाइसोसोम में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट स्टोरेज डिसीजेस कॉज करते हैं। ठीक है। हेयर यू कैन सी अ पाथवे जिसमें किसी एक गैंग्लियोसाइड को एज एन एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया जा रहा है कि अगर किसी भी स्टेप के ऊपर कहीं पे भी कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो है वो एक जेनेटिक डिजीज हो सकती है। सो हमने स्टार्ट किया गैंग्लियोसाइड की ब्रेकडाउन का पाथवे, जिसमें आपके पास यू हैव अ सीरामाइड जो कि पेरेंट स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर आपके पास ये एक पेंटासेक्राइड जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसमें ग्लूकोज, गलेक्टोज, एन एसिटाइल गलेक्टोज अमाइन, गलेक्टोज एंड देन न्यूरामिक एसिड, ये एक पैटर्न अटैच है।
सो अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो एक ऐसा एंजाइम होना चाहिए जो कि गैलेक्टोज को पहले रिमूव कराए, गैलेक्टोज और एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज करे। सो यस, देयर इज एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि इस गैलेक्टोज को रिमूव करता है। देन आपके पास जो पीछे जो टेट्रासेक्राइड ब्रिज है इसको ब्रेक करने के लिए अगेन देयर इज एन एंजाइम जो कि इस गैलेक्टोज और एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करे। इसके लिए आपके पास एंजाइम है हेक्सोजामाइनिडेज ए जो कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करेगा। नाउ आपको पहले ये ब्रांच रिमूव करानी है, यानी गैलेक्टोज और न्यूरेमिक एसिड के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना है, और इसके लिए आपके लाइसोसोम में खास एंजाइम है गैंग्लियोसाइड न्यूरामिनिडेज जो कि इस न्यूरेमिक एसिड और गैलेक्टोज के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एंड देन जो आपका डायसेक्राइड है यहाँ पे, उस डायसेक्राइड को ब्रेक करने के लिए आपके पास बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है जो कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेगा। एंड फाइनल ग्लूकोज को सेपरेट कराने के लिए वी हैव ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। सो दिस इज हाउ कि आपका ये जो कम्प्लेक्स पैटर्न है इस ओलिगोसेक्राइड का विच इज ब्रांच्ड, ये इन 4 to 5 इंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद कंप्लीटली सीरामाइड से सेपरेट हो जाएगा। मैम ग्लूकोज तो पहले ही सेपरेट है, तो उसे हम दोबारा सेपरेट क्यों करेंगे? सीरामाइड से अलग करेंगे ना, क्योंकि हम सीरामाइड के केस में ये पढ़ते हैं कि वहां पे हेड ग्रुप इज इक्वल टू हाइड्रोजन, कोई भी हेड ग्रुप नहीं होता, फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होती है। बट अगर ग्लूकोज अटैच है तो इट मीन्स कि ग्लूकोज भी हेड ग्रुप का पार्ट है, so उसको आपको रिमूव कराना है। तो सीरामाइड का स्ट्रक्चर अगर आप लोग रिवाइज करें तो वहां से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये जो 5 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 5 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब हेड ग्रुप्स हैं जो कि सिक्वेंशियली रिमूव होंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके पास गैंग्लियोसाइड्स की डिग्रेडेशन की। इसी तरह से आपके पास अगर ग्लोबोसाइड है, सो ग्लोबोसाइड में भी हम कहते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड या टेट्रासेक्राइड, लेकिन लीनियर, उस केस में ब्रांच नहीं होती। सो डेफिनेटली इस लीनियर पैटर्न ऑफ शुगर्स को हाइड्रोलाइज करने के लिए भी हमें एंजाइम्स चाहिए। सो द फर्स्ट बॉन्ड विच इज बिटवीन गैलेक्टोज एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, उसको ब्रेक करने के लिए अगेन जैसे यहाँ पे आपके पास एंजाइम था हेक्सोज अमाइनिडेज ए एंड बी, इनमें से कोई सा भी यूज हो सकता है जो कि इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को सेपरेट करेगा। देन गैलेक्टोज के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जो कि यहाँ से गैलेक्टोज को सेपरेट करेगा, और जो आपके पास ये पैटर्न आएगा इस पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड देन ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सीरामाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अब सीरामाइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सीरामाइड में भी आपके पास क्या चीज होती है, स्फिंजोसिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, सो इसके आपके पास जो है वो सेकंड पोजीशन पे एक अमाइनो ग्रुप होता है जिसपे फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। सो डेफिनेटली थर्ड पोजीशन पे भी एक OH होता है और फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान एक डबल बॉन्ड है। सो फर्स्ट कार्बन से आपने इस सारे ओलिगोसेक्राइड पैटर्न को तो हटा दिया, बट स्टिल अभी भी इसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए आपको यहाँ पे लगे जो फैटी एसिड्स हैं, जो हेड ग्रुप्स हैं, उनको रिमूव कराना है। सो इस तरह से आपके पास जो है वो फाइनली कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स हैं वो सिंपल मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये 2 से 3 एग्जाम्पल से आप देख सकते हो कि हर स्टेप पे आपको स्फिंजोलिपिड्स के लिए भी डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए, लेकिन अगर किसी स्टेप पे कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है, दिस साइन इज इंडिकेटिंग कि एंजाइम अवेलेबल नहीं है, तो एक पर्टिकुलर डिजीज हो सकती है। सो किस एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो रही है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो, ओके। सो अब हमने इसके बाद देखना है मेम्ब्रेन लिपिड्स की थर्ड टाइप जो के हैं स्टीरोल्स।
जी बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने जो लिपिड्स पढ़े थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास फॉस्फोलिपिड्स होंगे। फॉस्फोलिपिड्स में हमने देखा कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं अगर आपके पास शुगर ग्लिसरोल है। स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स हो सकते हैं अगर आपकी स्फिंजोसिन है और उसके ऊपर कोई फॉस्फेट कंटेनिंग हेड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे स्फिंजोमाइलिन के केस में हमने फॉस्फोकोलिन देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड्स कुड बी ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे आपने ग्लिसरोगलैक्टोलिपिड्स पढ़े जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्फिंजोलिपिड्स में आपने ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स पढ़े, ग्लोबोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरिब्रोसाइड्स। सिमिलरली सल्फोलिपिड्स जो प्लांट्स में थे यूनिक थे, प्लांट्स के अंदर थे, एनिमल्स के अंदर बहुत कम थे। अब जो थर्ड टाइप ऑफ लिपिड्स आप यहाँ पे देखोगे वो आपके पास आएंगी स्टीरोल्स, जिसमें प्रिडोमिनेटली हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल्स की। So, इसको डिस्कस करने के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट वेराइटी ऑफ लिपिड्स को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है। सो अब जो हमने स्टीरोल्स पढ़ने हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली होते क्या हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका क्या रोल है। स्टीरोल बाय डिफॉल्ट हम किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें एक खास किस्म का फ्यूज्ड रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें 4 स्पेसिफिक रिंग होती हैं, 3 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, जो कि इस तरह से फ्यूज हुई होती हैं, एंड 1 5 मेंबर्ड रिंग। सो इस किस्म का आपके पास जहां पे भी 4 फ्यूज्ड रिंग्स का सिस्टम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम क्लासिफाई करते हैं कि ये एक स्टीरॉयड है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हम स्टीरॉयड न्यूक्लियस कहते हैं। सो स्टीरोल्स आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल लिपिड्स जो कि यूकैरियोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर स्टीरॉयड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। और स्टीरॉयड न्यूक्लियस क्या है कि इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग्स का एक सिस्टम है, जिसमें 3 रिंग्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और 1 रिंग आपके पास जो है डी रिंग, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है। सो दिस इज रिंग ए, बी, सी एंड डी। अब स्टीरोल में से जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरोल एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करता है वो कोलेस्ट्रॉल है। प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर भी स्टीरोल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में कुछ हद तक डिफरेंसेस हैं। हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो प्रीडोमिनेटली स्टीरोल होगा वो कौन सा होगा? कोलेस्ट्रॉल। सो लेट्स सी कि कोलेस्ट्रॉल बाकी स्टीरॉयड से किस तरह से डिफरेंट है। सो बच्चों, कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ध्यान से देखना है, अटेंटिवली देखना है। एक दफा इसको ड्रॉ करना देख लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जस्ट लाइक अ स्टीरॉयड न्यूक्लियस, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, एक तरफ स्टीरॉयड न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ और दूसरी तरफ हम कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आपके पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस है। और अब अगर हम कोलेस्ट्रोल का स्ट्रक्चर देखें तो कोलेस्ट्रोल भी एक स्टीरॉयड है, उसमें भी आपको ये 4 फ्यूज्ड रिंग्स नजर आएंगी। रिंग ए with 6 carbon atoms, 1 2 3 4 5 6, fused with ring B, again 6 carbon atom. Here we have ring C and then ring D. So yes, cholesterol contains a steroid nucleus. So आप इसको स्टीरोल कह सकते हो बिकॉज इसमें भी आपको वो 4 फ्यूज्ड रिंग्स नजर आई हैं जो कि आपने किस केस में देखी थी? स्टीरोल्स के केस में। ये तो सिमिलैरिटी हो गई। अब इस केस में आप कुछ यूनिक पॉइंट्स भी नोट करोगे जो कि बाकी स्टीरॉयड्स के अंदर नहीं होते लेकिन कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट हैं। अगर इस रिंग सिस्टम की नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चर को हम कॉपी करके यहाँ पे ले जाते हैं।
यस। सो जैसे आपने स्फिंजोसीन के स्ट्रक्चर को देखा था ना, बिल्कुल उसी तरह से इसको देखोगे। पहले हम इस रिंग को, इसकी नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, इसकी नंबरिंग की बात कर लेते हैं। दिस इज कार्बन नंबर 1। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको नंबर करोगे इस तरह से, 1 2 3 4 5, and because this and this ring is fused, 6 7 8 9 10। सो ये जो दो फ्यूज रिंग्स थी, रिंग ए और बी, पहले आपने कंप्लीटली इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन एज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद आप मूव करोगे रिंग सी। रिंग सी का ये वाले दो कार्बन तो हो गए, देन कार्बन 11 12 13 14 15 16 17। सो स्टीरॉयड न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 17। यानी आपके पास जो 3 रिंग्स हैं, उन 3 रिंग्स में 6 कार्बन एटम थे, ठीक है। और आपके पास जो एक रिंग थी उसमें कितने कार्बन एटम थे? 5। बट चूंकि ये फ्यूज्ड थी, ए और बी दो बॉन्ड्स को शेयर करती हैं, ठीक है, 2 कार्बन एटम्स को शेयर करती हैं। बी एंड सी 2 कार्बन्स को शेयर करती हैं। सी एंड डी 2 कार्बन्स को शेयर करती हैं। सो एट द एंड आपके जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो रिड्यूस होके कितने रह गए? 17 कार्बन एटम। सो स्टीरॉयड न्यूक्लियस में वी हैव टोटल 17 कार्बन एटम्स। अब कोलेस्ट्रॉल के केस में क्या होता है कि इन 17 कार्बन कंटेनिंग रिंग के कार्बन नंबर 3 के ऊपर देयर इज अ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब ये साथ साथ नोट करते जाएं कि स्टीरॉयड न्यूक्लियस में कोलेस्ट्रॉल के केस में वी हैव एन OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। इसके अलावा वी हैव एन अनसैचुरेशन बिटवीन कार्बन नंबर 5 एंड 6। सेकेंड पॉइंट इज डबल बॉन्ड कार्बन 5 एंड कार्बन 6 के दरमियान, ठीक है। देन ए और बी का जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे वी हैव अ मिथाइल ग्रुप। इसी तरह सी और डी का जो पॉइंट ऑफ जंक्शन है उस पे एक मिथाइल ग्रुप है। सो सी एंड डी के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है, दिस इज 18 एंड दिस इज 19। एक एक कार्बन ऐड हो रही है ना, एक एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। सो दिस इज 18, दिस इज 19, ठीक है। सो 2 मिथाइल ग्रुप्स, एक एट द फ्यूजन ऑफ ए एंड बी और दूसरा एट द फ्यूजन ऑफ रिंग सी एंड डी। ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो आपकी ये कार्बन नंबर 17 या रिंग डी है, इसके ऊपर आपका 8 कार्बन कंटेनिंग एक अल्काइल ग्रुप है, जिसमें से 2 कार्बन एटम्स ब्रांच की फॉर्म में है, जैसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। सो इस केस में 18 19, जो इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है 20 21 22 23 24 25 26 एंड 27, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कोलेस्ट्रॉल में कितने हो गए? 27। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं एक दफा दोबारा ड्रॉ करूं तो इसको देखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल के केस में सबसे पहले आपके पास रिंग ए रिंग बी दोनों फ्यूज्ड है। देन वी हैव अ रिंग सी which is fused with ring D. इन दोनों रिंग्स के जंक्शन पॉइंट के ऊपर वी हैव 1 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। कार्बन थर्ड के ऊपर वी हैव OH ग्रुप। रिंग बी में कार्बन 5 और 6 के दरमियान वी हैव अ डबल बॉन्ड। रिंग डी में आपका कार्बन 17 के ऊपर वी हैव 8 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप 1 2, जिसका सेकंड कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है 3 4 5
6, 7 and 8th carbon is present here in the form of branched. So अब अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो it could be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and एक मिनट कहाँ से किया है 9 सॉरी 13, 14, 15, 16, 17, this is 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27. This is the complete structure of cholesterol जो कि अब आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इसे 2 से 3 दफा ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरोल, एनिमल स्टीरोल विच इज कोलेस्ट्रोल। ठीक है। सो कोलेस्ट्रोल और कोलेस्ट्रोल ईस्टर में क्या डिफरेंस है? समटाइम्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है, लेकिन कोलेस्ट्रोल के साथ हम एक और टर्मिनोलॉजी भी पढ़ते हैं विच इज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। In the structure of cholesterol, we have an OH group and we all know कि ये OH group is a target site जहाँ पे आके अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच हो तो वो ईस्टर लिंकेज बना सकता है। अगर ये OH ग्रुप फ्री है तो वी हैव कोलेस्ट्रोल, लेकिन सम टाइम इस थर्ड कार्बन के ऊपर अटैच OH ग्रुप किसी इनकमिंग फैटी एसिड के साथ कंडेंसेशन करती है और ईस्टर लिंकेज बना लेती है। कंडेंसेशन का मतलब है कि यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन एंड रिजल्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन लिंकेज इज ईस्टर बॉन्ड एंड इस केस में आपका कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। So this is a comparison between cholesterol ester and cholesterol. जब फैटी एसिड अटैच नहीं था तो कोलेस्ट्रोल की नेचर एम्फीपैथिक थी। इसमें नॉन पोलर ग्रुप के साथ साथ एक पोलर ग्रुप भी था। दिस वाज द नॉन पोलर पोर्शन, हाइड्रोफोबिक पोर्शन and this was a polar region. So alone cholesterol is an amphipathic compound. लेकिन अगर इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दे फैटी एसिड तो बिकॉज वी नो कि फैटी एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, नॉन पोलर इन नेचर, सो जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर होगा ये प्योरली हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर होगा। इसकी नेचर एम्फीपैथिक नहीं होगी बिकॉज अब वो जो पोलर ग्रुप है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है विद नॉन पोलर ग्रुप। सो कोलेस्ट्रॉल इज एम्फीपैथिक बट कोलेस्ट्रॉल ईस्टर इज नॉन पोलर। जी नेक्स्ट पॉइंट इज के एनिमल सेल्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर कोलेस्ट्रोल की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। नॉर्मली तो हम कोलेस्ट्रोल के बारे में ये पढ़ते हैं ना, नोटोरियस है अपने इस फंक्शन की वजह से कि ये जो है वो कोलेस्ट्रोल का लेवल ज्यादा होने की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट कोलेस्ट्रोल एनिमल सेल्स के लिए बेनिफिशियल भी है और इसका एक फायदा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसकी फ्लूइडिटी को ये मेंटेन करता है। सो लेट्स सी कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से रेगुलेट करता है फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, कैसे ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे। सो हियर यू कैन सी कि कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मली आपके पास बॉडी का टेम्परेचर दो कंडीशंस के अंदर, जब टेम्परेचर हाई हो रहा है जब टेम्परेचर लो हो रहा है, दोनों कंडीशंस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर फ्लूइड ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। और उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलेस्ट्रोल उसकी फ्लूइड नेचर को मेंटेन करने में। जैसे सपोज कोई एनिमल सेल है, कोई ऐसा कल्चर है जिसको आपने, सेल का मतलब है कि उसके अराउंड मेम्ब्रेन्स भी हैं और आप इसको ग्रो करा रहे हो या नेचुरली ये ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ग्रो कर रहा है।
सो लो टेम्परेचर मीन्स के काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो क्लोजली पैक होंगे। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के केस में जो हमने पढ़ा था कि जब आपके पास जो वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जितनी कम होगी उतना ज्यादा वो क्लोजली एसोसिएट होंगे, एडहियर करेंगे, और इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली ज्यादा होंगी और फिजिकल स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड। सो इट मीन्स कि अगर आप किसी सेल को उसके नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ग्रो कराने की कोशिश करते हो तो देयर इज अ चांस कि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिडिफाई हो जाए, बिकॉज वहां पे प्रेजेंट जो फैटी एसिड्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, और उनकी नेचर जो है वो सॉलिड हो सकती है क्लोज पैकिंग की वजह से। इस केस में या इन इन सेल्स के अंदर नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी जब आप सेल को बिलो इट्स नॉर्मल टेम्परेचर ग्रो करा रहे हो तो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसका ये जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है ये इन फैटी एसिड्स के दरमियान इंसर्ट कराता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे भी कोलेस्ट्रॉल डिस्टेंस बढ़ जाएगा इन फैटी एसिड्स के दरमियान। सो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन्स में होगा उतनी क्लोज पैकिंग जो है ये उसको इनहिबिट करेगा, और अगर क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आपके पास सॉलिड की बजाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर क्या रहेगी, फ्लूइड, लिक्विड। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोलेस्ट्रॉल जब अपना ये बल्कि ये फ्यूज रिंग सिस्टम दो फैटी एसिड्स के दरमियान इंसर्ट करता है तो उनके दरमियान एक गैप आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, उनको एक दूसरे से दूर करता है। इसका मतलब है कि उतनी स्ट्रॉन्ग क्लोज पैकिंग नहीं हो सकती जितनी कोलेस्ट्रॉल की एब्सेंस में पॉसिबल थी। सो लो टेम्परेचर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा के मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करके क्लोज पैकिंग को प्रिवेंट करता है और मेम्ब्रेन की जो फ्लूइड नेचर है उसको मेंटेन करता है। ये लो टेम्परेचर में हो गया। नाउ हाई टेम्परेचर में क्या होगा, तब ये किस तरह से वर्क करेगा, एनी आइडिया? जी बच्चों। ऑपोजिट होगा मैम इसकी, ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या हो सकता है, एनी आइडिया? डिक्रीज करके मैम कंसंट्रेशन। ओके, इसको एक बार देख लेते हैं। आपकी स्टीरोल्स वाली जो है ना, इसमें जस्ट अ मिनट बच्चों। आई थिंक मैंने इसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स मेंशन नहीं किए हुए, चले वो फिर मैं आप लोगों को सेपरेटली बता दूंगी। यस, अब हम देखते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। सो उस केस में क्या होता है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे को नॉर्मली क्या करना शुरू कर देते हैं, मोर देन नॉर्मल मूवमेंट्स शो कराना शुरू करते हैं। सो इस केस में यहाँ से मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपकी फ्लूइड नेचर बढ़ती जाएगी। सो इस केस में आपके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। सो अब ये कोलेस्ट्रॉल का जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये अगर एक फैटी एसिड है, दिस वन, दिस इज सेकंड फैटी एसिड, इन दो के दरमियान ये अपना फ्यूज रिंग सिस्टम इंसर्ट करता है। व्हेन ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये नेक्स्ट मूव कर रहा है, तो दरमियान में इसे हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो कुछ हद तक रुक जाएगी। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके जो मोलेकुलर मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो नेचर है फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो मोर फ्लूइड नहीं होती, बल्कि जितनी फ्लूइड नेचर ऑलरेडी है वो उसको मेंटेन रखता है, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। ठीक है,
सो एक तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपके पास ये हो गया कि कोलेस्ट्रॉल इज एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है बाइल एसिड का। नॉर्मली ये कहते हैं कि आपकी जो बाइल है उसके अंदर कुछ एमुल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, कुछ बाइल एसिड्स होते हैं जो कि लिपिड्स की डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनको बनाने के लिए जो प्रिकर्सर है दिस इज एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एक एक ही एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, बुक में शायद 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप दोनों देखोगे। ठीक है, चैप्टर पढ़ना है बाद में, ये नहीं कहना कि चैप्टर में से पूछ लिया है कुछ। सो ये जो टोरोकोलिक एसिड है विच इज एन इम्पॉर्टेंट बाइल एसिड, जो बाइल का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को कंपेयर करो विद द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो काफी हद तक सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। सो इट मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल इज द पेरेंट स्ट्रक्चर जिससे ये टोरोकोलिक एसिड बना है। डिफरेंसेस क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 फ्यूज रिंग था, रिंग ए बी सी एंड डी, थर्ड कार्बन पे OH है। एक डिफरेंस जो आप यहाँ पे नोट करोगे वो ये कि टोरोकोलिक एसिड के केस में देयर इज नो अनसैचुरेशन बिटवीन कार्बन 5 एंड 6, यानी रिंग बी आपकी प्योरली सैचुरेटेड है, जबकि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा था। ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास कार्बन नंबर 7 पे भी एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 7 पे कोई डबल बॉन्ड नहीं था। इसी तरह से कार्बन नंबर 12 पे आपको एक OH ग्रुप नजर आ रहा है। सो इस केस में वी हैव 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स, कार्बन 3, कार्बन 7 एंड कार्बन 12 पे। ये 2 मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे भी थे। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंस। यस, यहाँ पे हम डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस केस में रिंग 7 के ऊपर आपके पास 8 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल चेन थी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस केस में आपके पास 1 2 3 कार्बन अल्काइल चेन है एंड देन उसके साथ आपके पास टॉरीन अटैच है, बल्कि 4 कार्बन चेन है एंड दिस इज एक्चुअली ब्यूटेरिक एसिड। 1 2 3 4 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, और उसके साथ अमाइड बॉन्ड बनाया हुआ है टॉरीन ने विच इज अ बेस, जिसका अमाइनो ग्रुप इसके साथ लिंकेज डेवलप कर रहे हैं, देन 2 इथाइल ग्रुप एंड सल्फेट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टोरोकोलिक एसिड जो कि ड्राइव हो रहा है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बाइल का। सो वी कैन से कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, बल्कि ये बाइल एसिड्स के प्रिकर्सर्स के तौर पे भी एक्ट करता है। इसके अलावा वी हैव मल्टीपल स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब मुझे इस टाइम पे वो स्लाइड्स नहीं मिल रही जिनके अंदर स्टीरॉयड हार्मोन्स के स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हुए थे, बट यू विल फाइंड दो स्ट्रक्चर्स इन योर बुक, कि आप वहां पे देखोगे कि जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं उनमें भी स्टीरॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो हमारे गैमीट्स के अंदर, जो गुनेट्स के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपने कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को एटलीस्ट एक स्टीरॉयड हार्मोन फीमेल स्पेसिफिक और एक स्टीरॉयड हार्मोन मेल स्पेसिफिक उसके स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करना है। विदाउट स्ट्रक्चर आप इसे नहीं करोगे।